नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. Let's start section 56. So today I am going to deal with the topic that is related to section 56 और उसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन एज वेल। व्हाट? डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दिस टॉपिक राइट डाउन, आप लिख लीजिए। दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू। प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, तीनों ही स्टेजेस के लिए ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको समझ लीजिए, क्योंकि अगर इसकी इंपॉर्टेंस समझ जाएंगे तो आप लोग फिर उसमें अपना इनपुट, अपना टाइम इन्वेस्ट वैसे ही करेंगे इसमें अच्छे तरीके से। तो पहली बात तो ये हुई कि आप लोग को प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों के लिए ही इसको तैयार करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बेयर एक्ट यानी कि सेक्शन 56 आपको टिप्स पे रटा होना चाहिए। टिप्स का मतलब जैसे आपको गायत्री मंत्र याद हो, जैसे आपको नमाज याद होती हो, या आपको 2 का टेबल याद हो, उस तरीके से आपको टिप्स पर सेक्शन 56 के तीनों पैरा रटे होने चाहिए। नेक्स्ट, इसके जितने भी केसेस हैं विद नेम, विद फैक्ट्स एंड विद डिसीजन, सब आपको आने चाहिए। बिकॉज यहां से सेक्शन 56 से 1 या 2 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में मिलने ही हैं, इसके बिना पेपर सेट हो नहीं सकता। या तो प्रीलिम्स से मिल जाएगा, नहीं तो मेंस में आएगा। सेक्शन 56 से आपका टकराना जरूरी है। तो इस टॉपिक को हल्के से बिल्कुल मत लेना, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, राइट? So please go to section 56. Let's understand the Bayer Act. Then we will proceed to the detailed part. See the board. This is section 56. Agreements to do impossible acts. Heading से क्वेश्चंस कई बार आते हैं। Write down P for prelims. यह है आपका पैरा 1। An agreement, right? Which agreement? To do an act. कैसा act? What kind of act? Act कैसा? Impossible in itself. Please see this. This act is impossible in itself if such is the category of agreement, if such is the type of agreement, then consequence will be that this agreement is void. समझिए इसको क्या है। This is the para 1 section 56. क्या कहता है कि अगर आप ऐसा कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, कैसा एग्रीमेंट कर रहे हैं? किसी ऐसे कार्य को करने के लिए जो अपने आप में असंभव है, ठीक है? When if you are agreeing to do something which is impossible in itself, वो कार्य अपने आप में असंभव है, आपकी वजह से असंभव नहीं और आपके लिए असंभव नहीं है, केवल it is impossible in itself, ये कार्य ही अपने आप में असंभव है, then that agreement shall be void. वैसा एग्रीमेंट शून्य होगा। और void एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? That agreement is not enforceable by law. फिर उस एग्रीमेंट को आप कोर्ट में जाकर के एनफोर्स नहीं करा सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये हुआ पैरा 1 कि कोई भी असंभव कार्य को करने के लिए किया गया करार शून्य होगा। इसका एग्जाम्पल देख के समझ लेते हैं हम लोग। प्लीज सी द इलस्ट्रेशन। दिस इज द इलस्ट्रेशन। बहुत सिंपल सी बात है, देख लीजिए। ए agrees with B. A agrees with B. What? To discover treasure by magic. कि वो जादू से खजाना ढूंढ देगा उसके लिए। The agreement is void. और यहीं से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा आपके। सिंपल सी बात कि if you agree कि what, please discover treasure by magic. मैजिक के द्वारा खजाना ढूंढना, जादू के द्वारा खजाना ढूंढना, ये अपने आप में कैसा कार्य है? दिस इज इम्पॉसिबल एक्ट इन इटसेल्फ। ध्यान रखना, मैं क्या करूं? इन इटसेल्फ। एक होती है चीजें इम्पॉसिबल फॉर यू हो गया,
एक व्यक्ति ने गाना गाने का कोई एग्रीमेंट किया कि मैं आपके एक खास डेट पर थिएटर करूंगा, वहां पे कोई सॉन्ग गाऊंगा आपके लिए। नाउ इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर हिम बिकॉज ही बिकम्स इल, वो बीमार हो जाता है। तो दैट एक्ट इज नॉट इम्पॉसिबल बट दैट एक्ट इज इम्पॉसिबल फॉर दैट वन पर्सन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये जो लाइन है, एक्ट इन इट सेल्फ इज वॉइड, दैट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ सेक्शन 56 पैरा 1। जैसा इसमें देखा आप लोगों ने क्या कि अगर कोई व्यक्ति कैसे एग्रीमेंट कर रहा है कि साहब मैं जादू से आपके लिए खजाना ढूंढूंगा, या यह हो सकता है कि मैं मरे हुए आदमी को जिंदा कर दूंगा, असंभव बात कर रहे हैं वो कार्य अपने आप में संभव है। तो ऐसा जो अगर एग्रीमेंट होगा तो वो होगा शून्य। शून्य का मतलब हुआ जिसको विधि के द्वारा प्रवर्तित ना किया जा सके, विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज वॉइड एग्रीमेंट। प्लीज लेट मी नो इतनी सी बात, छोटी सी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? एवरीवन से यस अगर आ गई हो तो। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट। सी, इसमें एक खास बात और देखेंगे आपने, दिस एग्रीमेंट इन इट सेल्फ इज वॉइड, इट मीन्स वॉट, दिस एग्रीमेंट इज वॉइड क्योंकि यह असंभव काम के था, तो इट इज वॉइड एब इनिशियो। एब इनिशियो मीन्स सिंस बिगिनिंग। दिस एग्रीमेंट इज वॉइड सिंस बिगिनिंग, प्रारंभ से ही शून्य है। और यहां पर जो इम्पॉसिबिलिटी है, प्लीज सी द वर्ड, इट इज वॉट, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल impossibility, BILITY, impossibility, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। तो जो पहला पैराग्राफ है दैट इज डीलिंग विद व्हाट, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। नाउ कम टू द सेकंड पैराग्राफ। इसकी हेडिंग देख लीजिए, क्या है ये हेडिंग में, क्या खास बात है इसकी सेकंड पैराग्राफ की। दिस इज डीलिंग विद ए कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज, सी यहां पर क्या यूज कर रहे हैं टर्म कॉन्ट्रैक्ट। दे इन द फर्स्ट पैराग्राफ दे हैव यूज द वर्ड एग्रीमेंट, बिकॉज एग्रीमेंट वॉइड होता है, ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता। एग्रीमेंट फॉर व्हाट, एग्रीमेंट टू डू एक्ट, कैसा, आफ्टर वर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। आफ्टर वर्ड्स, वेरी क्रूशियल वर्ड्स। सो हेडिंग इटसेल्फ सेज व्हाट, कि दिस पैरा सेकंड इज डीलिंग विद व्हाट, विद ए कॉन्ट्रैक्ट। कैसा कॉन्ट्रैक्ट, वो किसी कार्य करने के लिए है जो आफ्टर वर्ड्स यानी कि बाद में या तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है या फिर वो अनलॉफुल हो जाता है, राइट? तो इधर इट बिकम्स इम्पॉसिबल और इट बिकम्स अनलॉफुल सब्सिक्वेंटली, बाद में हुआ। इट मीन्स it is dealing with the case of subsequent impossibility. First paragraph was dealing with what, initial impossibility. Second paragraph is dealing with what, subsequent impossibility, because at the time of contracting it was not impossible, it was not unlawful, it becomes afterwards. ये जो words हैं इसके देखो, ये क्या words है, see this, afterwards। इस लाइन को देखो अच्छे तरीके से, आफ्टर वर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल, आफ्टर वर्ड्स नॉट इनिशियली। तो दिस इज द सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की। अब पढ़ते हैं आगे क्या है। ये इसकी मेन लाइन है, एक कॉन्ट्रैक्ट, कैसा कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट, किसी कार्य को करने के लिए किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कैसा, विच, जो कि आफ्टर वर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम्स इम्पॉसिबल। ये पहली बात हो गई, इतना ही ध्यान रखिए आप लोग। ये दिस इज व्हाट द फर्स्ट कैटेगरी डेल्ट हियर इन इज व्हाट, दैट दिस इज डीलिंग विद एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम्स इम्पॉसिबल। कॉन्ट्रैक्ट को करने के बाद वो असंभव हो जाता है, दैट एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल, वो कार्य असंभव हो जाता है। कब होता है, आफ्टर दी कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, जब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया। फिर याद दिलाऊंगा, पैरा 1 में ऐसा नहीं था, वहां पर एक्ट इट सेल्फ वॉज इम्पॉसिबल, वो अपने आप में कार्य असंभव था। यहां पर जो कार्य है वो असंभव नहीं है, ये असंभव बाद में किसी कारणवश हो जाता है, इट बिकम्स इम्पॉसिबल। कब,
आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये हुआ इसका वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सेकेंड पार्ट। और सेकेंडली क्या है, और बाय रीजन ऑफ सम इवेंट विच द प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट इट बिकम्स अनलॉफुल, दिस इज व्हाट। फिर ये कैसा हो जाता है, इट बिकम्स अनलॉफुल। तो इधर इट बिकम्स इम्पॉसिबल, या तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है, या फिर ये क्या हो जाता है, इट बिकम्स अनलॉफुल। और क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ सम इवेंट विच द प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट। इस शब्द को पकड़िए, रेड लाइट को देखो, विच द प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट। इसका मतबल क्या है, मतबल, समझे। हमारे गांव में कुछ लोग कहते थे मतलब को बोलते थे मतबल। तो विच द प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट, इसका मतलब इट वॉज बियॉन्ड हिज कंट्रोल, वो उसके कंट्रोल से बाहर की बात थी। प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट, इसे कहते हैं सुपरवीनिंग इवेंट। व्हाट सुपरवीनिंग इवेंट, द समथिंग विच इज नॉट इन योर कंट्रोल, इट मे बी एनीथिंग। सो बिकॉज इसका मतलब क्या हो, प्रोमिसर की गलती नहीं है। If it is becoming possible or if it is becoming unlawful, promiser has no role to play in this case, है ना, but it becomes impossible, right? Then क्या होगा, then consequence क्या होगा, तो कुछ शब्दों पर ध्यान देना। The contract becomes void, शब्द क्या है, नहीं समझे हो, becomes, इसको ध्यान रखना, it becomes void, ये शून्य हो जाता है। सेक्शन 2J भी यही कहता है, बिकम्स वॉइड। बिकम्स वॉइड का मतलब क्या हुआ कि इट वाज नॉट वॉइड, ये पहले वॉइड नहीं था लेकिन वॉइड हो गया। ये सौरभ बोस के घर में, सौरभ बोस की मम्मी अपने किसी रिलेटिव के घर पे गई। सौरभ बोस हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। सौरभ बोस की मम्मी अपने किसी रिलेटिव घर गई। क्या बोल रही हैं, पता नहीं हमारे बेटे को क्या हुआ, बहुत बिगड़ गया, यानी कि बाद में बिगड़ा, पहले सही था, पहले समझदार था, अब जाकर के बिगड़ा, राइट। सो इट वॉज नॉट वॉइड अर्लियर, इट बिकम्स वॉइड, इसका मतलब इट बिकम्स वॉइड लेटर ऑन, सब्सिक्वेंटली, बाद में। और यही डिफरेंस है क्लॉज 1 में और क्लॉज 2 में। क्लॉज 1 में क्या था, इट वॉज द वॉइड सिंस एब इनिशियो, सिंस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वॉज एंटर्ड इनटू, इनिशियल स्टेज से, जब से एग्रीमेंट किया तब से ही वो जीरो था, शून्य था। लेकिन ये शून्य नहीं था, इट वॉज ए कॉन्ट्रैक्ट, इट वॉज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये संविदा थी, लेकिन ये बाद में वॉइड हुई। तो आई बिलीव अब इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छी तरीके से भर गया होगा, राइट। प्लीज से एनी क्वेश्चन। आकांक्षा संकल का क्वेश्चन है, सर फर्स्ट वाले पार्ट में हम वॉइड टिक करेंगे या वॉइड एब इनिशियो, राइट। तो इनका क्वेश्चन है कि अगर ऑप्शंस में ऐसे आ जाए, ए ऑप्शन ये हो वॉइड और ऑप्शन बी हो वॉइड एब इनिशियो, तो अब हमारे इसमें क्या करेंगे। देखिए पहली बात तो वो ऐसे चॉइसेस देनी नहीं चाहिए उनको, अगर लेकिन कभी ऐसा आ गया, ठीक है, वॉइड एब इनिशियो और वॉइड में अगर चॉइस करनी आ गई आपको, है ना, तो आप जो है बेयर एक्ट में जो वर्ड दिया गया होता है उस पर, उसको देख करके आप चॉइस लगाएंगे आपके, भले ही उसका इंटरप्रिटेशन है वॉइड एब इनिशियो, उसका मीनिंग वॉइड एब इनिशियो के रूप में निकलता है, ठीक है। लेकिन अगर वॉइड और वॉइड एब इनिशियो में से करेंगे आप, वो करेंगे, तो फिर आप यू विल गो बाय द बेयर एक्ट लैंग्वेज, देन यू शुड टिक वॉइड, राइट। हाँ, क्योंकि बेयर एक्ट ही हमारे लिए कुरान है, वही हमारे लिए गीता है। उसमें जो शब्द लिख दिया, ये समझो ब्रह्म वाक्य है, वो भगवान ने लिख के भेजा है, और आप यू आर नोबडी टू चेंज दैट। ऐसे ही कहते हैं ना लोग बात कि हम कुरान में कोई भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे, या फिर गीता का कोई अपमान नहीं सहेंगे, उसमें कोई वर्ड यहाँ से वहाँ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही बेयर एक्ट आपका, बेयर एक्ट में जो कह दिया गया, जो लिख दिया गया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, बस वही उसी को फॉलो करेंगे आप। कंफ्यूजन आपको वहां से हटाना पड़ेगा, उस तरीके से कर लेंगे, बढ़े आगे। सो इट बिकम्स वॉइड
व्हेन द एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, जब वो कार्य इम्पॉसिबल हो जाता है या अनलॉफुल हो जाता है तब ये वॉइड हो जाता है। ये हुई 52 का सेकंड। अब थर्ड पर आ जाइए, थर्ड पैराग्राफ पर आइए। थर्ड पैराग्राफ इज डीलिंग विद व्हाट? कंपनसेशन। इट इज डीलिंग विद व्हाट? कंपनसेशन। कंपनसेशन किस बात के लिए? कंपनसेशन फॉर लॉस। ठीक, वाई लॉस? थ्रू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, क्योंकि कोई कार्य नहीं किया गया, क्योंकि कोई कार्य नहीं किया गया। कौन सा एक्ट? विच वॉज नोन टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। दिस इज अगेन, प्लीज सी दिस, दिस इज वॉट सेक्शन 56 पैरा थर्ड जो मैंने आपको पढ़ा रहा हूं, शुरू किया हमने। दिस इज डीलिंग विद व्हाट? फॉर द कंपनसेशन। ये क्या डील कर रहा है आपके लिए? कंपनसेशन की बात कर रहा है। कंपनसेशन कब होगा? देन देयर विल बी लॉस, तो कंपनसेशन फॉर द लॉस। लॉस क्यों होगा? बिकॉज सम एक्ट वॉज प्रोमिस्ड कि वो कार्य होगा, बट दैट वॉज नॉट डन, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट की वजह से। और लेकिन कौन सा? कि जिसमें एक पार्टी को पता था कि ये इम्पॉसिबल काम है, ये अनलॉफुल है, ये हो ही नहीं सकता। इवन देन ही प्रोमिस्ड फॉर दैट एंड बिकॉज ऑफ दैट समवन सफर्ड लॉस। उस किसी व्यक्ति को लॉस हुआ तो उस व्यक्ति को कंपनसेशन की बात करते हैं 56 की पैरा थर्ड। क्या बात कर? लैंग्वेज में चेक कर लीजिए, देखिए इसमें लैंग्वेज पढ़ते हैं क्या। देखें, when one person has promised to do something, right? When one person has promised to do something, एक व्यक्ति ने कुछ करने के लिए प्रॉमिस किया। क्या? has promised to do something what? which he knew, जिसके बारे में वो जानता था, और with reasonable diligence might have known, या सामान्य डिलीजेंस अप्लाई करके वो जान सकता था। ठीक, एंड विच द प्रोमिसी डिड नॉट नो, अदर पार्टी को जिसके बारे में नहीं पता था। क्या? टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। दिस इज व्हाट, मैं समझाता हूं इसको। साथ साथ सी इलस्ट्रेशन देखेंगे काम नहीं। देखिए, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू मैरी बी, ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है शादी करने के लिए। बीइंग ऑलरेडी मैरिड टू सी, यहां पे देखो, ये इसके साथ में आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ए किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? ए इज एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद बी, बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। क्या कॉन्ट्रैक्ट है? टू डू समथिंग। क्या समथिंग? टू मैरी हर, उसके साथ विवाह करने का एग्रीमेंट कर रहा है। इट इज टू डू समथिंग, विवाह करना, टू डू समथिंग। लेकिन उसकी अपनी नॉलेज क्या है? क्या पता है उसको? ही इज ऑलरेडी मैरिड टू सी, वो पहले से ही विवाहित है। एंड दिस ही नोज दैट दिस इज फॉरबिडन बाय लॉ, पॉलीगैमी इज प्रोहिबिटेड। सो यू नो, आप पहले से जानते हैं कि आप विवाहित हैं। आप ये भी जानते हैं कि विवाहित होने के बाद दूसरे से शादी नहीं कर सकते, विवाह नहीं कर सकते। तो यू नो दैट दिस वॉज अनलॉफुल अगेन, बट डिस्पाइट दैट नॉलेज यू आर एग्रीइंग टू समवन टू मैरी। उसके बावजूद भी आप बी से सहमत हो रहे हैं, एग्री कर रहे हैं कि मैं तुमसे विवाह करूंगा। तो यहां पर आप देखो कि जो ए की नॉलेज है, ही नो दैट he is agreeing to do something which is unlawful in itself, right or wrong? अब इसी के बैकग्राउंड में इसको ध्यान में रखते हुए लैंग्वेज पढ़ना आप लोग। देखिए, ये रहा, ये जो लैंग्वेज आई थी इसकी, दिस इज पैरा थर्ड। वेयर वन पर्सन हैज प्रोमिस्ड टू डू समथिंग, हमारे एग्जाम्पल में मैरिज, विच ही न्यू, जिसके बारे में वो जानता था। क्या? दैट इट वॉज अनलॉफुल, राइट और रॉन्ग। समझ में आया बात को? इसलिए यहां पर इनकॉर्पोरेट हो रहा है। तो दो बातें हैं, विच ही न्यू, जिसके विषय में वो जानता था, विच ही न्यू, और विच द प्रोमिसी
डिड नॉट नो, जो अपोजिट पार्टी है, जो प्रोमिसी है, उसको पता नहीं था इस बारे में। विच द प्रोमिसी डिड नॉट नो, प्रोमिसर नोज, प्रोमिसी डज नॉट नो दैट व्हाट इट इज इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। जब दोनों ही पार्टी को पता होगा तो फिर अप्लाई नहीं हो रहा। जब यहां पर एक पार्टी को पता है, प्रोमिसर को पता है कि वो ऐसा कार्य करने के लिए एग्री कर रहा है यहां पर जो उसकी जानकारी के अनुसार या तो इम्पॉसिबल है या अनलॉफुल है। अगर ऐसा है तब क्या होगा? देन सच प्रोमिसर मस्ट मेक कंपनसेशन टू सच प्रोमिसी, ऐसे प्रोमिसर को, ऐसे दूसरे प्रोमिसी को कंपनसेट करना पड़ेगा। बस कंपनसेट किसके लिए करना पड़ेगा? सीधी बोर्ड। फॉर एनी लॉस, किसी भी क्षति के लिए, विच द प्रोमिसी सस्टेन्स थ्रू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिसी। ठीक है, शशांक शेखर को लेते हैं। शशांक शेखर मान लीजिए ऑलरेडी ये मैरिड है, पहले से ही विवाहित है, और फिर किसी लड़की से ये प्रॉमिस करते हैं कि आई विल मैरी यू, मैं तुमसे विवाह करूंगा। अब वो लड़की पक्ष जो है वो अपने उसके बेसिस पर वो अपनी शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं, वो दुनिया भर के एक्सपेंसेस इनक्योर करते हैं, है ना। लेटर उनको नहीं पता है कि भाई सब विवाहित है, तो इन दिस केस, इस केस में क्या होगा? प्रोमिसर नो दैट ही इज एग्रीइंग टू डू समथिंग विच इज अनलॉफुल। ये जानते हैं कि ये ऐसा कार्य करने के लिए एग्री कर रहे हैं जो कि वो अनलॉफुल, अवैध होगा, क्योंकि ऑलरेडी विवाहित है। पॉलीगैमी इज प्रोहिबिटेड। और दूसरी पार्टी को नहीं पता है, विच द प्रोमिसी डिड नॉट नो, उसको नहीं पता था। तो अगर ये नॉन परफॉर्मेंस की वजह से जो भी उस व्यक्ति, सामने वाली पार्टी को, लड़की पक्ष को नुकसान होगा, उसकी भरपाई वो इससे करवा सकते हैं सेक्शन 56 क्लॉज 3 की मदद से। सही है। सच प्रोमिसर मस्ट मेक कंपनसेशन, मस्ट मेक कंपनसेशन फॉर व्हाट? फॉर एनी लॉस। कौन सा लॉस? विच द सच प्रोमिसी सस्टेन्स थ्रू द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस, उस प्रोमिस की नॉन परफॉर्मेंस की वजह से जो दूसरी पार्टी को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई वो करनी पड़ेगी उसको। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? मुझे बताइए। दिस वाज द क्लॉज 3 ऑफ द, या क्लॉज 3 कह सकते हैं या पैरा 3 कह सकते हैं आप, पैरा 3 ऑफ सेक्शन 56। प्लीज लेट मी नो। मैंने आपको समझाया पैराग्राफ 56, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, एवरीवन। सो लेट्स टेक अप द इलस्ट्रेशंस नाउ। इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। ए इलस्ट्रेशन ऑलरेडी ले चुके हैं हम लोग। नाउ इट इज बी। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर। ए और बी एक दूसरे से विवाह करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द मैरिज ए गोज मैड। विवाह का जो समय था उससे पूर्व ही ए व्यक्ति जो है पागल हो जाता है। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। देखो यहां पर क्वेश्चन में यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो है बिकम्स वॉइड, इसके ऑप्शंस पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर यही क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाए, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर, ये लाइन पहले आ गई, और उसके आगे लिख देते हैं द कॉन्ट्रैक्ट मैरी ईच अदर, और ये लाइन भी आ जाए बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द मैरिज ए गोज मैड। ये पूरे फैक्ट्स आएंगे, और इसके आगे आ गया द कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन ए इज वॉइड। ऑप्शन बी becomes void. C becomes illegal. D voidable. क्या टेक करोगे आप लोग? Is void, becomes void, becomes illegal, voidable. What will be your answer? Yes, अब आप समझ गए। इतना क्लोजली वॉच करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट में अच्छे मार्क्स के लिए। बिकम्स वॉइड, दिस इज नॉट वॉइड, दिस इज द केस ऑफ बिकम्स वॉइड 56 का पैरा 2, जहां पर
जो इम्पॉसिबिलिटी है वो सब्सिक्वेंटली हुई। वो किस काम के लिए इन्होंने एग्री किया था? विवाह करने के लिए। तो द एक्ट वॉज नॉट इन इट सेल्फ इम्पॉसिबल, इट बिकेम इम्पॉसिबल सब्सिक्वेंटली। ये सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की बात होगी, जब व्यक्ति मर ही गया तो हाउ कैन यू मैरी नाउ, दिस हैज बिकम इम्पॉसिबल। तो दैट इज वाई द वर्ड बिकम वॉइड, बिकम्स वॉइड। ध्यान रखना। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में विशेषकर आपको ध्यान रखना है, जो शब्दों की जो पहचान है उसको बना के रखना आप लोग। द एप्रोप्रिएट वर्ड शुड बी यूज बाय यू। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान उठाएंगे फिर वो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स की लो इसलिए ही रहती है कि वो समझते नहीं है। यहां तो एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड, वॉइडेबल, बिकम्स वॉइड, एब इनिशियो, सारा ही वर्ड्स का खेल है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और यही इस एक्ट की ब्यूटी भी है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक। तो ये हो गया, सी मैंने करा ही दिया है आपको। नाउ कम टू डी। What he does, A contracts to take in cargo for B at a foreign port। ठीक, A जो है B के कार्गो को फॉरेन पोर्ट पर ले जाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है। बाद में क्या होता है? A's गवर्नमेंट आफ्टरवर्ड्स फोकस करना, डिक्लेयर्स वॉर अगेंस्ट द कंट्री इन विच द पोर्ट इज सिचुएटेड। यहां पर मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि शशांक शेखर, मैं तुम्हारा ये पूरा का पूरा सामान जो कार्गो है, मैं इस कार्गो को ले जाऊंगा कराची। आई विल टेक इट टू दी कराची पोर्ट। और उसके बाद में इंडिया डिक्लेयर्स वॉर अगेंस्ट दी पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ फिर ट्रेड करना हो जाए मुश्किल, राइट। तो यहां पर जो होगा ये, अब नाउ दैट कॉन्ट्रैक्ट वॉज वैलिड। जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि टेकिंग कार्गो टू द पोर्ट, दैट वाज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो सही था, अपना में लीगल था वो। इट बिकम्स वॉइड। ये बिकम्स वॉइड कब? व्हेन वॉर इज डिक्लेयर्ड। जब युद्ध की घोषणा हुई, व्हेन वॉर इज डिक्लेयर्ड देन इट बिकम्स वॉइड। तो ध्यान रखना शब्दों का, बिकम्स वॉइड। तो फिर ये कौन से केस में आएगा? 56 पैरा 2। सब्सिक्वेंटली ये अनलॉफुल हो गया। इम्पॉसिबल वाली बात नहीं है, यहां पर अब ट्रेड करना अनलॉफुल हो गया, इसलिए ये बिकम्स वॉइड की कैटेगरी में आएगा अंडर सेक्शन 56 पैरा 2। तो आई बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा भी। इसी तरीके से आइए अब ई पर। दिस इज इलस्ट्रेशन ई। क्या है? ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू एक्ट एट ए थिएटर फॉर 6 months। टू एक्ट का मतलब है अभिनय करना। इन कंसिडरेशन ऑफ ए सम पेड इन एडवांस बाय बी। ऑन सेवरल ओकेजन्स ए इज टू इल टू एक्ट। क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है? ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू एक्ट एट ए थिएटर। किसी थिएटर में अभिनय करने का कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगले 6 महीने मैं आपके थिएटर से जुड़ा रहूंगा, आपके यहां अभिनय करूंगा, राइट। उसके लिए मैंने एडवांस भी ले लिया। लेकिन कई बार में कुछ मामलों में इतना ज्यादा बीमार हो गया कि मैं अभिनय कर ही नहीं सकता था। तो यहां पर क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज डन, जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया, दैट वाज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट इट बिकेम्स इम्पॉसिबल फॉर मी ऑन सर्टेन ओकेजन्स। कुछ अवसरों पर मेरे लिए ये इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्मेंस, एंड देयरफॉर ऑन दोज ओकेजन्स द एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड। अब मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, है ना? हाँ है ना? तो दिस इज व्हाट सेक्शन 56 का कंप्लीट बेयर एक्ट मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। आपको अक्सर ऐसा लगता होगा लोग फेल क्यों होते हैं इतना, फिर तो देखिए वो जो फेल होते हैं उनसे जाके पूछो कि पढ़ने का तरीका क्या है। अगर आपने पढ़ने का वो तरीका अडॉप्ट किया जो इन वीडियोस में समझाया गया है, 101% आप ऑफिसर हो गए, और मिनिमम टाइम में हो गए आप लोग। बस आपको कहीं और कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी। ना विधि जुशल एकेडमी में भी नोट्स आपको
एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इन वीडियो से जज बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जस्ट कीप लर्निंग, एंड अगर हो सकता हो, बहुत दिक्कत नहीं हो, तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और इन वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए। हो सकता है आपके हाथ से किसका भला हो जाए, है कि नहीं है? ओके, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।